वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग राज्यों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज खास रहेगी, इसकी जानकारी विस्तार से आपको देंगे और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी आज बड़ी खबर रहेगी, कौन सी बड़ी खबरों पर नजर बनी रहेगी और कौन सी बड़ी खबर, कौन सी मुख्य खबर आपको जाननी बेहद जरूरी है। यही जानने के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ईशा ठाकुर का रुख करते हैं, पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, आज पंजाब के लिहाज से कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर मुख्य तौर पर नजर बनी रहेगी? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से 29 मई को जो पंजाबी सिंगर है और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और आज तक उनके आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी मदद इनकी तरफ से की गई थी। और ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो आज बहुत ही अहम दिन है पूरे परिवार के लिए, क्योंकि आज अंतिम अरदास रखी गई है मानसा में, मूसा गांव में सिद्धू मूसेवाला के लिए। और जो लाखों प्रशंसक हैं, जो लाखों फैन हैं सिद्धू मूसेवाला के, चाहे देश की बात करें या विदेश से, सभी उनके गांव पहुंच रहे हैं और वहां पर उनके लिए अंतिम अरदास यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में उनके पिता की तरफ से हमने देखा था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और ये मांग की थी कि केंद्रीय एजेंसियों से उनके बेटे की जो हत्या हुई है उस मामले की जांच हो। तो उस दौरान उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि 8 तारीख को वो खुलासा करेंगे, जो सिद्धू मूसेवाला के प्रशंसक हैं उनके सामने अपनी दिल की बात रखेंगे। तो यहाँ पर नजर टिकी है कि सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है बलकौर सिंह, आखिरकार वो जो सिद्धू मूसेवाला के परिवार है, जो उनके प्रशंसक हैं, उनके साथ क्या अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं। लेकिन जो पूरा एरिया है मानसा का, अगर बात करें, वहां पर लगातार जो प्रशंसक है सिद्धू मूसेवाला की, उनका आना लगातार जारी है। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बाकायदा पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी तरफ से ये अपील भी जनता से की गई थी कि मानसा में जो दुकानें हैं वो दोपहर तक बंद रखेंगे, श्रद्धांजलि होगी सिद्धू मूसेवाला के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता भी वहां पर पहुंच गए हैं। बीते कल हमने देखा राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी को जिस तरीके से कोविड हुआ है, यही वजह है कि वो पंजाब नहीं पहुंच पाई और माना जा रहा है कि जब वो ठीक हो जाएंगी तो वो जल्द ही पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि दीपिका पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनका जाना भी बनता है, लेकिन अभी तक जो हमें सूचना मिल रही है उसके मुताबिक, क्योंकि अगर भगवंत मान वहां पर पहुंचते हैं तो उनका काफी विरोध हो सकता है, इसलिए भगवंत मान जो है अंतिम अरदास जो सिद्धू मूसेवाला की रखी गई है वहां पर नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी खबर की, आज पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बीते कल भी बैठक थी, लेकिन जो नई एक्साइज पॉलिसी मान सरकार लेकर आना चाहती है उसमें सहमति नहीं बनी थी। तो ऐसे में आज दोबारा से 4 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बैठक होनी है और जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसे लागू करने को लेकर मोहर यहाँ पर कैबिनेट की लग सकती है। और यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या दिल्ली की तर्ज पर नई पॉलिसी लाई जाती है या शराब की कीमत में कटौती की जाती है। नई एक्साइज पॉलिसी आखिरकार किस तरीके की होती है। ये पंजाब की खबरें थी, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो चुकी है। क्योंकि हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 10 तारीख को होने हैं, 10 जून को। और एक सीट पे क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से आम आदमी, माफ कीजिएगा, है उसके खाते में चली गई है। लेकिन अगर हम दूसरी सीट की बात करें तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस और यहाँ पर जेजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकी शर्मा को समर्थन दिया है और बीजेपी समर्थन देना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम जो भी विधायक हैं उन्हें छत्तीसगढ़ ले जाया गया है, रायपुर में इस वक्त मौजूद है। और वहीं आज की अगर हम बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने सभी विधायकों को और इसके अलावा जो 7 निर्दलीय है उन्हें न्यू चंडीगढ़ स्थित निजी होटल में बुलाया गया है और 2 दिनों तक वहीं पर उन्हें रखा जाएगा ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो। एक तरफ तो कांग्रेस को भी इस बात का डर है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ये कह चुके हैं कि वो अपने मन की बात क्योंकि क्रॉस वोटिंग की लगातार बात कही जा रही है, क्या संभावना लग रही है इसकी?
बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी की, तो हरियाणा में बीजेपी के पास 40 सीटें हैं और जेजेपी के पास 10 है, निर्दलीय 7 है और एक गोपाल कांडा की सीट है, तो दूसरा इनेलो की। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के पास 31 सीट है और एक राज्यसभा की जीत के लिए सीट के लिए 31 वोट होना जरूरी है, जिसमें से अगर कांग्रेस के हम 31 सीटों की बात करें, उसमें एक विधायक नाराज चल रहे हैं, वो है कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को पंजाब कांग्रेस का माफ कीजिएगा, हरियाणा कांग्रेस का प्रधान नहीं बनाया गया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि वो कार्तिकेय शर्मा को यहाँ पर वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के पास महज 30 कुल मिलाकर राज्यसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। ईशा, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनिल नेताम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से गजेंद्र और विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अब दिल्ली का रुख करते हैं। गजेंद्र, आज कौन कौन सी बड़ी खबरें दिल्ली में रहने वाली हैं, और दूसरा ये कि कुछ क्या बैठक हो सकती है यहाँ पर, और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रमों की बात की जाए तो कुछ कार्यक्रम है क्या मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दिल्ली की, तो आज 3 सेनाओं के प्रमुख से आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की संभावना बनी हुई है नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें सैन्य सुधार से जुड़ी महत्वाकांक्षी जो योजना है टूर ऑफ ड्यूटी को तीनों सेनाओं में लागू करने की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो टूर ऑफ ड्यूटी जो है वो अग्निपथ योजना के तहत 3 सेवाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की गई नई प्रणाली के कुछ आमूलचूल परिवर्तन प्रस्ताव किए गए हैं, जिसके तहत भर्ती किए गए जो सैनिक हैं उनको 100% 4 साल बाद 4 साल तक के लिए उनको रखा जाएगा। उसके 4 साल बाद उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं उसमें से 25% को दोबारा से सेना में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। जो युवा हैं जो सेना में जाने की इच्छा रखते हैं वो लोग अब सेना में जा सकते हैं। 4 साल की वो सेवा देश के लिए दे सकते हैं। और जिस तरीके से बताया गया है कि इसमें से 75% को 4 साल बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा और 25% को वापस सेना में सूचीबद्ध किया जा सकता है। वहीं अगर बात कर ले तो आज ईडी ने सोनिया गांधी को सम्मन भेजा था, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए कोरोना संक्रमित होने के कारण आज वो ईडी से मुलाकात नहीं कर पाएंगी। उन्होंने ईडी से कोई और तारीख की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी विदेश में होने के कारण वो भी ईडी के दिए गए सम्मन पे नहीं पहुंचे थे और 13 तारीख को अब वो ईडी से मुलाकात कर सकते हैं। अगर बात करें तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल की, तो उन्होंने लगातार कश्मीर में हो रही काउंटर किलिंग को लेते हुए अमित शाह को ट्वीट किया है और उनसे समय मांगा है मिलने के लिए। वो कश्मीर में हो रही लगातार काउंटर किलिंग को लेके उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और सुरक्षा को लेके उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि ये मुलाकात कब हो सकती है। वहीं अगर बात कर ले दिल्ली में, तो जिस तरीके से कहा जाता है कि हर 12 किलोमीटर पे भाषा और पानी बदल जाता है, लेकिन दिल्ली के अगर वातावरण की बात करें तो आजकल दिल्ली में हर 5 किलोमीटर पे अगर बात करें तो गर्मी के जो देखा जा रहा है उसका प्रतिशत अलग अलग है। जैसे दिल्ली में अगर तापमान देखें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे कहीं पे लू चलती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं पे आंशिक जो बादल छाए हुए हैं उसकी वजह से गर्मी भी लग रही है। लेकिन आईएमडी का कहने के मुताबिक दिल्ली में जो तापमान है वो 45 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है अब उसमें भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। न्यूनतम तापमान अब 30 डिग्री पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 12 जून को दिल्ली में 11-12 जून को दिल्ली में बारिश होने की जरूर संभावना जताई जा रही है, लेकिन जो अगर मानसून की बात करें तो अब मानसून 15 तारीख को जिस तरीके से कहा गया था कि दिल्ली में शुरुआत हो सकती है, अब वो 25 तारीख से उसकी शुरुआत होने की आईएमडी की तरफ से बताया गया है। गजेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास, बिहार का रुख करते हैं। विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो बताइएगा, बिहार में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ कार्यक्रम है क्या, और उसके अगर अलावा भी कोई खबरें हो तो वो भी दर्शकों को बताइएगा। जो पुल का उद्घाटन हुई है, जो गांधी सेतु पुल का जो पूर्वी लेन था, पूर्वी लेन बनकर जो तैयार होता है उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद वो जो है अब उसकी जो राजनीतिक सियासत होने लगी है। बता दें कि जिस तरीके से
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल बिहार आए, बिहार के दौरे पर थे, 15 परियोजनाओं का शिलान्यास किए। उसके साथ ही मुख्यमंत्री से भी गपशप हुई, मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई। लेकिन जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को निमंत्रण नहीं दी गई थी उस कार्यक्रम में, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर उन्होंने सीधे तौर पर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, इस पे कुछ भी हो सकता है, विपक्ष को किसी भी प्रकार का वैल्यू नहीं दी जाती है। जो अगर बात कर जाए गांधी सेतु, जो पुल का इलाका, जो आधा जो तेजस्वी के इलाका में पड़ता जाता है, राघोपुर के क्षेत्र में, राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक है, वहां से उनके क्षेत्र से पड़ता है। उनके अगर विधायकी के नाते से अगर उनकी बुला ली जाती थी तब तो एक बड़ी उपकार था, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर विवेक हम लौटेंगे आपके पास, जरा तकनीकी खराबी हो रही है, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आप छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, अनिल मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। अनिल, आप क्या कुछ खबरें आप बता पाएंगे दर्शकों को, आज क्या कुछ छत्तीसगढ़ के लिहाज से खास रहने वाला है? कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं आज? मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो अहम खबर की बात कर लें तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे ग्राम फाकरा पहुंचेंगे, जहां स्वतंत्रता समूह द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। इस अवलोकन के पश्चात जो है फाकरा से प्रस्थान कर ग्राम खमुड़ी पहुंचेंगे, जहां पर नर्वा कार्यों का अवलोकन करेंगे। वहां पर नर्वा जो कार्य चल रहे हैं उनका किस तरह से कार्य चल रहे हैं उसका अवलोकन करेंगे। उस पश्चात वहां से जो प्रस्थान करके मुख्यमंत्री जो है पाटन पहुंचेंगे, जहाँ पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे और उसके बाद राजीव भवन के लिए भूमि पूजन का कार्य, भूमि पूजन भी वहाँ पर करेंगे, पाटन पे रहेंगे। तो आज दुर्ग जिले के जो है पाटन ब्लॉक के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, जहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और देर शाम जो है राजधानी रायपुर अपने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहाँ पर वे दिल्ली से दोपहर में प्रस्थान कर वो उदयपुर पहुंचेंगे, जहाँ पर राज्यसभा के विषय में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से वहाँ पर चर्चा हो सकती है। वहाँ पर आपको बता दिया जो है मुख्यमंत्री सिंहदेव को राज्यसभा चुनाव का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इस तरीके आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे जी। और गजेंद्र का एक बार फिर से रुख करेंगे। गजेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी थी दिल्ली में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं, लेकिन क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, दिल्ली का हाल फिलहाल कैसा है? दिल्ली में भी केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, भी जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली के आसपास राज्यों में भी कोरोना के केसों को लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के केस 500 के लगभग पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात कर लें तो दिल्ली में 450 कोरोना के केसेस नए सामने आए हैं। वही बात कर ले तो एक मौत दर्ज की गई है, जहां पॉजिटिविटी रेट अगर देखा जाए तो 1 के लगभग दर्ज किया जा रहा था, और आज का अगर पॉजिटिव रेट की बात की जाए तो वो अब बढ़ के 4 पॉजिटिव रेट दर्ज किया जा रहा है। वहीं पर अगर कोरोना की बात की जाए तो लगातार सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार लोगों से अपील भी कर रही है और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए डीडीएम में एक अहम बैठक की गई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अहम है, जरूरी है, वरना फिर 500 रुपए का दंड भी निर्धारित किया गया है। अब दिल्ली में वो दंड की जो प्रणाली है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिल्ली के काफी जगहों पे लगातार इस तरीके के चालान अब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में अब लोग एक बार फिर से बेफिक्र होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। मार्केटों की बात कर लें या बाहर लोगों की सड़कों पे चलते हुए बात कर ले तो लोग मास्क के बगैर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये भी एक हो सकता है कि दिल्ली में जो कोरोना के मामले लगातार दोबारा से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ लोग जिस तरीके से जागरूक दिखाई दे रहे थे, अब एक बार फिर से लोगों को दोबारा से गजेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। जरा उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। उपेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बताइएगा उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास, कौन कौन सी मुख्य खबरें? देखिए दीपिका, सबसे पहले जिस प्रकार से उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है, और चारधाम यात्रा में जो है हजारों की संख्या में जो है एक दिन में यात्री जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चार धामों के दर्शन जो है वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपिका की जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं जो है वो धरातल पर दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे
रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो दिक्कतें हो रही हैं, उनको स्वास्थ्य उपचार जो है वो सही से नहीं मिल पा रहा है। ये भी देखा गया है कि कई लोगों की जो है जिस प्रकार से मौत हो चुकी है, जिस प्रकार से जिस प्रकार से परसों जो है जिस प्रकार से यमुनोत्री में भी बस खाई में गिरी, तो कई सारी चीज़ें जो है चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा जो है कोई कड़े कदम जो है वो नहीं उठाए जा रहे। हालांकि सरकार का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के जरिए जो है यात्रियों को जो है वो बुलाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो मूलभूत जो समस्या जो यात्रियों को लेकर जो आ रही है, वो स्वास्थ्य की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। क्योंकि जो जिस प्रकार से जो हाई एल्टीट्यूड एरियाओं पर जिस प्रकार से केदारनाथ धाम पे जैसे ही यात्री पहुंच रहे हैं, तो हार्ट अटैक का शिकार जो है ज़्यादातर यात्री हो रहे हैं। उनका सही से उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे वो दम तोड़ रहे हैं कई, और घोड़े खच्चरों की मौत जो है वो काफ़ी संख्या में जो है धामों में हो चुकी है। तो कई सारी अनियमितताएं जो है चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अगर पूरी यात्रा की अगर बात की जाए तो पूरी सुचारू रूप से जो है वो यात्रा जो है वो चल रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर यात्री जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यात्रा से काफ़ी खुश जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सरकार भी जो जिस प्रकार की उम्मीदें सरकार ने लगाई थी चारधाम यात्रा के दौरान की काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पर यात्री जो है वो पहुँचेंगे, उसी के अनुसार जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पर यात्री पहुँच रहे हैं। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं सरकार की ओर से, उसको अभी तक जो है वो दुरुस्त वो सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। कई गुना ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं चारधाम यात्रा में, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चरमरा गई है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि सभी व्यवस्थाओं को एक बार फिर से दुरुस्त कर लिया जाए। जो श्रद्धालु शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाए। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो देश के अलग अलग राज्यों से हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि उनके राज्य में आज क्या कुछ मुख्य खबरें रहने वाली हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है। और अब झारखंड से हमारे साथ मेरे सहयोगी सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड के लिहाज से आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, कौन कौन सी मुख्य खबरें आज रहने वाली हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की झारखंड के पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुबह ही पेशी हुई। ये 2009 का मामला था, जहां पर मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा लालू प्रसाद यादव को चुनाव के दौरान जिस जगह स्थल को चिन्हित की गई थी चॉपर उतारने के लिए, उस जगह ना उतारकर उन्होंने चॉपर को कहीं और पे उतारा था। तो उसी मामले को लेकर एक यहाँ पे केस दायर की गई थी और उसी दरमियान लालू यादव को आज कोर्ट में पेशी होनी थी। और इसी मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव आज सुबह ही पलामू के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए, और जहां कोर्ट में सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव पर 6,000 के मुचलके के साथ उन्हें बेल दे दिया गया। यानी कह सकते हैं कि लालू यादव के लिए कहीं ना कहीं ये राहत भरी ये खबर है। और आपने देखा कि लालू यादव की कोर्ट में पेशी आज थी, लेकिन 2 दिन पहले ही वो पलामू पहुंच चुके थे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने लगातार संवाद किया। आपने देखा कल भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से लगातार उन्होंने मुलाकात करी, और आज भी कोर्ट में पेश होने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद लालू प्रसाद पटना निकल चुके हैं। अगर दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री कुछ ही देर में आज पलामू जिला पहुंचेगा और पलामू में सार्वजन पेंशन योजना की वो विधिवत शुरुआत करेंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वो वितरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ सूरज, एकता स्टेडियम में भी कोई कार्यक्रम रखा गया है आज? इस सवाल फिर से दोहराएंगे। सूरज, एकता स्टेडियम में भी कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं मुख्यमंत्री? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गुमला जिले के परमबीर अल्बर्ट इक्का स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजन किया है, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, जहां पे सर्वजन पेंशन योजना की वो शुरुआत करेंगे। इसके अलावा करोड़ों रुपए परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जो प्रभारी मंत्री है रामेश्वर उरांव, इसके अलावा जोबा मांझी है कल्याण मंत्री, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगी। इसके अलावा 30 जिलों के जो विधायक हैं वो भी शायद यहाँ पे इस कार्यक्रम में मौजूद हो सकते हैं। जी ठीक है। ईशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, एक बार फिर से जरा बता दीजिएगा कि जो अरदास सभा रखी गई है, जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है सिद्धू मूसेवाला के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उसमें आपने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच सकते हैं, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य पार्टियों के अन्य सियासी दलों से कुछ क्या नेता पहुंच सकते हैं? उसमें कितने बजे करीब अरदास सभा शुरू होगी? तो अब सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। अनिल नेताम मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं।
अनिल, आपने तमाम खबरें बताई थी, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में आपने बताया था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। क्या आज भी किसी विधानसभा क्षेत्र का वो भ्रमण करने वाले हैं? जी अनिल। जी दीपिका, आज लगातार जो है भूपेश बघेल विधानसभा को जाकर हैं। आज का ऐसा भेंट मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक में जाएंगे, जहाँ पर वे जो है पाटन ब्लॉक के एक ग्राम कांकरा जाएंगे। वहाँ पर जो है समूह और 47 विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। जहाँ पर पाटन को जो है वहाँ पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे और वहीं पर जो है राजीव भवन का भूमि पूजन भी वहाँ पर किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। आज ये दुर्ग जिले के पाटन पे जाएंगे और उनका जो है बस्तर जो दौरे पे रहे अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जो भेंट मुलाकात है, लोगों से मुलाकात की, वहाँ पर लोगों की समस्याएं भी सुनी और जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह से अमल किया जा रहा है, इस पर भी वहाँ पर। चलिए ठीक है अनिल, एक बार फिर से जी ठीक है अनिल, एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख करते हैं। उपेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? उपेंद्र, एक और सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, दूसरा दिन है। आज की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने वाले, एजेंडा क्या है आज की बैठक का? देखिए बिल्कुल, जो भाजपा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब रणनीति बनाने जो है वो शुरू कर दी है और कार्य समिति की बैठक जो है हल्द्वानी में चल रही है। कल भी जो है ये बैठक शुरू हुई और आज दूसरा दिन है। आज भी जो है जिस प्रकार से जो है कार्य समिति के दौरान तमाम जो मंत्री, तमाम जो विधायक, उनको जो है वो बुलाया गया है। उनसे जो है वो संगठन महामंत्री जो है वो बैठक करेंगे, किस तरीके से जो है वो रणनीति बनानी है, सरकार के क्या कुछ एजेंडे रहेंगे, किस तरीके से कामकाज हुए हैं, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का कितना लाभ जो है जनता को मिल रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। और साथ ही जिस प्रकार से जो कार्य समिति की जो बैठक हो रही है उसका साफ तौर पर जो फोकस है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो भाजपा कर रही है। इसमें ये साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल की जो बैठक में एक रणनीति बनाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो तमाम जिलों में जो है एक बड़ी रैलियां जो है वो निकाली जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार के जो कामकाज है, उन तमाम चीजों को जो है रैलियों के जरिए जो है जनता तक पहुंचाने का काम जो है वो किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर फोकस ये किया जा रहा है कि जो काम केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए किया गया है, उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर जो है वो रणनीति बनाई जाए। आज जिस प्रकार से विधायकों और मंत्रियों को भी कार्य समिति की बैठक में जो है वो बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी संगठन महामंत्री की ओर से जो है ये फीडबैक जो है वो लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से जो है राज्य में मंत्रालय जो है वो काम कर रहा है, किस तरह से विभाग के जरिए जो है अपने विभागों में किस तरीके से जो है कार्य किया जा रहा है, 2024 को लेकर कार्य समिति की बैठक आज उत्तराखंड में होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उपेंद्र, विवेक, सूरज और ईशा, गजेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।